नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम जानेंगे डीसी मोटर के बारे में, डीसी मोटर की थ्योरी जानेंगे साथियों, और इसमें जो इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, पहले डीसी मोटर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो साथियों, जो डीसी मोटर होती है चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पे कार्य करती है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे कार्य करती है साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। तो चलिए देखते हैं आज का यह चैप्टर। ठीक है, तो भैया डीसी मशीन की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें डायरेक्ट सप्लाई देना पड़ता है इसके आर्मेचर में और फील्ड वाइंडिंग में। ठीक है, और जो क्या करती भैया डीसी मोटर, है ना, ये क्या करेंगे भैया, यांत्रिक मतलब हम क्या करेंगे, इसमें विद्युत ऊर्जा देंगे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यह परिवर्तित करती है। ठीक है, देखते भैया क्या बोलना चाह रहा है इसकी थ्योरी। तो देखिए, डीसी मोटर तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग क्या होता है इसके बारे में। डीसी मोटर एक मशीन है जो इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है, और जो जनरेटर होता है साथियों जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जबकि इस मशीन के आर्मेचर और फील्ड में डीसी सप्लाई दी जाती है। डीसी मोटर की बनावट डीसी जनरेटर की भांति ही होती है। डीसी मोटर और जनरेटर में केवल जनरेटर की भांति ही होती है। डीसी मोटर और जनरेटर में केवल इतना अंतर है कि जनरेटर का फ्रेम खुला रहता है, जबकि मोटर का फ्रेम जालियों से पूर्णतः बंद रहता है। ठीक है ना। तो जनरेटर में क्या होता है साथियों, विद्युत वाहक बल के रूप में विद्युत पावर उत्पन्न होता है। वो क्या होता है साथियों, अपना हो जाएगा ईजी, मतलब होता है जनरेटेड ईएमएफ क्या हो जाएगा साथियों, 5 ZNP अपॉन के 60A हो जाएगा। ठीक है, ये कब हो जाएगा, जब जनरेटर होगा तब। और साथियों अगर ये मोटर में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों, ई बी आ जाएगा। ई बी मतलब होता है बैक ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ बराबर क्या होता है, यही होता है, ये विरोधी विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसमें, मोटर में। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा साथियों। तो देखिए, जनरेटर में विद्युत वाहक बल के रूप में विद्युत पावर उत्पन्न रहता है, जबकि मोटर विद्युत पावर से चलती है और उसकी शाफ्ट पर मैकेनिकल पावर प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इसमें करंट दिया है अंदर और बाहर जो बता रहा है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, इसके बाद में बोलना चाहिए डीसी मोटर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। सिद्धांत, जब करंट वाही मतलब करंट युक्त कंडक्टर या फिर जब करंट वाही किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वह कंडक्टर घूमने का यत्न करता है, घूमने का प्रयास करता है या घूमने लगता है। क्या बोलना चाह रहा है, देखिए साथियों, करंट वाही या फिर करंट युक्त कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह घूमने का प्रयास करता है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो जब किसी कंडक्टर में करंट प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह कंडक्टर के दो पोलों के मध्य रखा जाता है। यह जो कंडक्टर होता है साथियों, पोलों के मध्य रखा जाता है, तो दोनों का फ्लक्स एक दूसरे के समकोण पर रहता है और इस कारण दोनों की मैग्नेटिक लाइन तनाव की स्थिति में हो जाती है। परंतु ये मैग्नेटिक लाइन तनाव की स्थिति में सामान्य स्थिति में आने या यत्न करती है, जिसे कंडक्टर एक ओर घूम जाता है, और कंडक्टर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। तो साथियों, जो डीसी मोटर होती है भैया, है ना, डीसी मोटर होती है ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल पे, देखिए यहाँ पे दिया गया है, कंडक्टर के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन उठता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है। जब कंडक्टर में करंट उत्पन्न, देखिए क्या लिखा हुआ है, जब कंडक्टर में करंट ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, जैसे कि चित्र 2 में दिखाया गया है, तो एन पोल अपने निकट के कंडक्टर को ऊपर की ओर धकेलने का यत्न करता है और एस पोल अपने निकट के कंडक्टर को नीचे की ओर ढकेलता है, और इस कंडक्टर क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाता है। यदि कंडक्टर में करंट की दिशा ऊपर से नीचे अर्थात विपरीत कर दी जाए, जैसे कि चित्र नंबर 3 में दिखाया गया है, तो फ्लक्स नीचे की ओर अधिक घना और ऊपर की ओर हल्का हो जाएगा। तो ये देखिए साथियों, डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों, इस कारण एन पोल कंडक्टर को नीचे की ओर और एस पोल कंडक्टर को ऊपर की ओर धकेलता है और कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाता है। यदि कंडक्टर के स्थान पर कई कॉइल्स पोलों के मध्य में रखे जाए तो आर्मेचर एक दिशा में घूमने लगता है। ठीक है, ये कैसे घूमता है आर्मेचर, ये बताया गया। अब देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आता है, मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ आपको कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड होता है साथियों डीसी मोटर पर कार्य करता है, और जो
फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है, डीसी जनरेटर पर कार्य करता है, मतलब ठीक है, मतलब डीसी जनरेटर फ्लेमिंग के राइट हैंड के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, मतलब उसमें जो डायरेक्शन होती है उसके माध्यम से निकाली जाती है। अब देखती भी है जो लेफ्ट हैंड होता है मोटर में लगता है तो कैसे लगता है। यह नियम आर्मेचर की घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि बाएं हाथ मतलब कि लेफ्ट हैंड को इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा, थंब, पहली उंगली, फोर फिंगर तथा मिडिल फिंगर एक दूसरे से समकोण पर रहे, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, देखिएगा, है ना। तो क्या बोलना चाह रहा है, हाँ, समकोण चित्र में दिखा, 4 चित्र में दिखाया गया है। और यदि पहली उंगली मैग्नेटिक लाइन की दिशा में, मतलब जो पहली उंगली होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, और बीच की उंगली मिडिल फिंगर करंट की दिशा में रहे, मतलब करंट की दिशा को इंगित करे, तथा अंगूठा आर्मेचर की घूमने की दिशा बताता है। तो यदि करंट की दिशा विपरीत हो जाए तो घूमने की गति की दिशा की विपरीत हो जाती है। तो साथियों थंब क्या करता है, मोशन बताता है, ठीक है, मिडिल फिंगर करंट की दिशा को, है ना, और जो मतलब फोर फिंगर इंडेक्स में होती है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, ठीक है। तो ये इतना याद रखिएगा यार। डायरेक्शन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, और मिडिल फिंगर क्या होता है साथियों, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डीसी मोटर में एक बैक ईएमएफ क्या होता है। तो साथियों आपको मैंने अभी थोड़ा पहले ही बताया था कि जो डीसी मोटर होती है उसमें काउंटर ईएमएफ, बैक ईएमएफ, पश्च ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, जब आर्मेचर चुंबकीय पोलों के मध्य घूमता है तो वह चुंबकीय रेखाओं को काटता है, और जनरेटर की भांति आर्मेचर में भी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। यह ईएमएफ आर्मेचर में प्रयुक्त वोल्टेज के विपरीत होता है, मतलब जो हम यहाँ से सप्लाई वोल्टेज देते हैं उसका यह क्या करता है, अपोज करता है, इसीलिए इसे बैक ईएमएफ कहते हैं। इसका निम्न द्वारा ज्ञात किया जाता है, मतलब इसका सूत्र यही है साथियों, EB बराबर 5ZN 60 अपन के 60P अपन के 60P, है ना। देखिए ये 5ZNP अपन के 60 ये हो जाएगा, यहाँ पे EB मतलब होता है बैक ईएमएफ होता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ EB बैक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्ट में हो जाएगा, फाई चुंबकीय फ्लक्स वेबर में हो जाएगा, जेट क्या हो जाएगा साथियों, चालकों की संख्या हो जाएगी, एन क्या हो जाएंगे साथियों, मोटर की घूर्णन गति आरपीएम में हो जाएंगी, और पी क्या हो जाएंगे साथियों, पोलो की संख्या हो जाएंगी, ठीक है। ए क्या हो जाएंगे साथियों, आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या हो जाएंगी, ठीक है। प्रयुक्त वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज से आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप और बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो देखिए साथियों, जो हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं ना, उससे क्या होता है, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप और बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रयुक्त वोल्टेज तो वी हो जाएगा, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा साथियों, आई ए आर ए, वी बराबर क्या होता है, आई ए आर ए होता है, तो वी आर्मेचर करंट और आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक है, आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप बराबर आई ए आर ए, तो ई बी बराबर क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा साथियों, वी माइनस के आई ए आर ए हो जाएगा ना, ये देखिए, ठीक है। तो ये या है ना। अब ये दिया हुआ है, टार्क घुमाव बल बराबर दी गई पावर माइनस के आर्मेचर में पावर, दी गई पावर क्या साथी, ईबी, ये देखिए ईबी डॉट के आई ए बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस के आई ए आर ए हो जाएगा, ठीक है। आई का स्क्वायर इंटू आर ए, ठीक है। टायर को घुमाव बल दी गई पावर माइनस के आर्मेचर में पावर लॉस, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना है एग्जाम दृष्टि से, ठीक है। आगे देखिएगा, यदि बैक ईएमएफ अधिक उत्पन्न होता ही है तो आर्मेचर को स्पीड अधिक होती है और आर्मेचर करंट कम हो जाती है, परंतु स्पीड बैक ईएमएफ के कम होने पर कम हो जाती है। देखिए साथियों, यहाँ लिखा हो, यदि बैक ईएमएफ अधिक उत्पन्न होता है तो आर्मेचर की स्पीड अधिक होगी, बैक ईएमएफ जितना अधिक होगा तो आर्मेचर की स्पीड उतनी अधिक होगी, और आर्मेचर करंट कम हो जाती है परंतु स्पीड बैक ईएमएफ के कम होने पर कम हो जाती है ना। तो आगे देखिएगा, टार्क क्या होता है, टार्क की भी डेफिनेशन, वह बल जो कंडक्टर को अपने अक्ष पर चारों ओर घुमाता है अथवा घुमाने का यत्न करता है, घुमाव बल या टार्क कहलाता है, ठीक है। तो टार्क बराबर बल गुणित के त्रिज्या, इसलिए इसके न्यूटन मीटर इसकी क्या हो जाती हो, इकाई होती है, बल गुणित के अर्धव्यास, टी बराबर एफ इंटू के आर, बल न्यूटन में तथा अर्धव्यास मीटर में हो, तो टार्क बराबर न्यूटन मीटर में होता है, ये याद रखना। टार्क की इकाई पूछता है तो उसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। एक चक्कर में किया गया कार्य एफ इंटू के 2 पाई आर जूल में हो जाएगा, ठीक है। जब आर्मेचर एन चक्कर प्रति सेकंड में घूमता है तो एक सेकंड में किया गया कार्य क्या जाएगा, 2 साथी देखिए, W बराबर किया गया कार्य है ना, किया गया वर्क क्या हो जाएगा, W बराबर एफ इंटू के 2 पाई इंटू के आर हो जाएगा जूल में, ठीक है।
n चक्र प्रति सेकंड में कृत कार्य, तो W बराबर F इंटू के 2 पाई इंटू के R इंटू के n, ठीक है। W बराबर T इंटू के 2 पाई इंटू के n, ठीक है। समीकरण 1 और 2 में तो EB बराबर EB मतलब देखिए में आर्मेचर करंट बराबर T मतलब कि टॉर्क इंटू के 2 पाई इंटू के n, ठीक है। तो ये यहाँ पे मान रख दिया उन्होंने। फिर आर्मेचर टार्क बराबर क्या निकल जाएगा साथियों, EB डॉट IA इंटू के 60 अपन के 2 पाई n क्या साथियों स्पीड है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है साथियों आर्मेचर टार्क का, ये इस बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखना अपने को, ठीक है। अब देखिए साथियों यहाँ पे बताया गया है कि शाफ्ट टार्क मोटर की शाफ्ट पर उपयोग, शाफ्ट टार्क क्या होता है ये बताना चाह रहा है, ठीक है। शाफ्ट टार्क मोटर की शाफ्ट पर उपयोगी कार्य होता है, इसे ही शाफ्ट टार्क कहते हैं। शाफ्ट पर प्राप्त उपयोगी पावर ब्रेक हॉर्स पावर में ज्ञात की जाती है। संक्षेप में इसे BHP ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। शाफ्ट टार्क आउटपुट टार्क इंटू के 60 अपन के 2 पाई न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों 230 वोल्ट पर 20 एम्पियर की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए जनरेटर को चलाने के लिए कितने हॉर्स पावर की मांग लगेगी। जनरेटर की दक्षता 86% है। तो साथियों जनरेटर की आउटपुट, जनरेटर की दक्षता 230 इंटू के 20 एम्पियर बटे के 86, ठीक है। तो 230 इंटू के 20 अपन के 0.86 हो जाएगा साथियों। ये दिया हुआ है, ये निकल के आ गया साथियों। इधर देखिएगा 5348.8 बटे के 735.5 HP, ठीक है। चूँकि 1 HP बराबर 735 मीट्रिक में होता है, तो इसका भाग दीजिए तो आ जाएगा अपना 7.272 HP आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो DC मोटर होती है उनका वर्गीकरण क्या होता है, मतलब कितने प्रकार की मोटर होती है तथा उनका जो मतलब तार कैसा मोटा होता है बारीक होता है वो सब यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो डायग्राम भी है, ठीक है। तो पहली मोटर होती है सीरीज, दूसरी होती है शंट और तीसरी होती है कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो ये देख पा रहे साथियों आप सीरीज मोटर, ठीक है। तो सीरीज मोटर का डेफिनेशन में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इस मोटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट की जाती है ना। तो भैया सीरीज नाम ही है, तो उसके जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। फील्ड वाइंडिंग है ना जो होती है उसकी फील्ड वाइंडिंग कम टर्न और मोटे तार की होती है, जैसे कि चित्र 22.5 में दिखाया गया है। इस मोटर को कभी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। तो साथियों ये बात हमेशा याद रखना चाहिए आपको कि इस मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाया जाता है, क्योंकि शून्य लोड पर स्पीड काफ़ी अधिक होती है। लोड बढ़ाते रहने पर इसकी स्पीड कम होती जाती है। इसीलिए ऐसे स्थान पर प्रयोग किया जाता है जहां हर समय लोड लगा होता है, ठीक है। अभी हम इसका यूज़ भी देखेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों शंट मोटर क्या होता है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिएगा शंट मोटर क्या बोलना चाह रहा है। इसमें बोल पा रहा है कि इस मोटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में लगी होती है। फील्ड वाइंडिंग के टर्नों की संख्या अधिक और तार बारीक मतलब कि पतले होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके फील्ड की रेजिस्टेंस अधिक होती है, लगभग साथियों 50 से 100 ओम तक होती है। 50 से 150 ओम तक होती है। किसका, इसका रेजिस्टेंस, किसका, जो शंट फील्ड वाइंडिंग होता है उसका, ठीक है। इस मोटर की स्पीड लगभग स्थिर रहती है, चाहे इस पर लोड रहे या न रहे। यह मोटर अधिक लोड पर स्टार्ट नहीं की जाती है। यह ऐसे स्थान पर उपयोग की जाती है जहाँ पर लोड एक समान रहता है, ठीक है। साथियों ये रहा इसका डायग्राम। जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है साथियों ये क्या होता है, आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे साथियों कंपाउंड मोटर, जिस मोटर में फील्ड वाइंडिंग का एक भाग आर्मेचर के सीरीज में और दूसरा भाग आर्मेचर के शंट में कनेक्ट हो वह कंपाउंड मोटर कहलाती है। ये मोटर मुख्यतः निम्न दो प्रकार की होती है, कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो आगे देखिए साथियों उसके बाद में कि कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर क्या बोलती है भैया। तो देखिए इसमें दिया गया है जिस प्रकार, है ना, जिस कंपाउंड मोटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग इस प्रकार कनेक्ट की गई हो कि इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शंट फील्ड वाइंडिंग द्वारा, है ना, चुंबक क्षेत्र के साथ जुड़ने वाले स्वभाव का हो तो वह कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर कहलाती है। इस प्रकार की मोटर निम्न दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये भैया दो प्रकार की होती है, लॉन्ग शंट और एक होता है शॉर्ट शंट। तो लॉन्ग शंट प्रकार की क्या होगा, जिस मोटर के में आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करके उनके पैरेलल में एक लंबी शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट की गई हो वह लॉन्ग शंट प्रकार की कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर कहलाती है। देखिए चित्र साथी में, ठीक है, यहाँ पे चित्र में दिया गया है, ठीक है।
ये देखिए ये दिया है लॉन्ग शंट की, इसमें क्या हुआ है जो समांतर वाइंडिंग है वो जो मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग साथी आर्मेचर के तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के क्या है समांतर में लगी हुई है, ठीक है। और एक होती है शॉर्ट शंट जो क्या होता है ओनली आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। तो शॉर्ट शंट जिस मोटर में आर्मेचर के एक्रॉस एक छोटी शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करने के बाद सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट की जाती है, वह शॉर्ट शंट प्रकार की कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर कहलाती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, इन मोटरों में भारी लोड अवस्था में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण गति में पैदा हुई कमी शंट फील्ड वाइंडिंग के कारण पूरी हो जाती है। इस प्रकार हल्के लोड अवस्था में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के कारण गति में पैदा हुई वृद्धि शंट फील्ड वाइंडिंग के चारों नियंत्रित कर दी जाती है। इस प्रकार कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां लोड अचानक ही मोटर से जोड़ दिया जाता है और अथवा मोटर से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर। अब आएगा भैया डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर क्या बोलती है, चलिए देखते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इस मोटर में सीरीज वाइंडिंग शंट वाइंडिंग का क्या करती है भैया, विरोध करती है। याद रखिएगा, सीरीज वाइंडिंग क्या होती है, शंट वाइंडिंग का विरोध करती है। इस कारण सीरीज वाइंडिंग शंट वाइंडिंग के विपरीत लगी हुई होती है, जैसा कि चित्र में अभी देखते हैं। चित्र में दिखा गया, इस मोटर को स्टार्ट करने से पहले सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट कर दी जाता है, जिससे मोटर शंट वाइंडिंग पर स्थिर गति से चलती रहती है और अधिक लोड होने पर सीरीज फील्ड में प्रयोग की जाती है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, तो साथियों जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसका डायग्राम है और इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, ठीक है। आगे देखिए साथियों, उसके बाद में आ रहा है कि डीसी मोटर के अनुप्रयोग, ठीक है। अभी आपको हमने उसका यूज़ नहीं बताया था कहाँ कहाँ होती है, तो डीसी सीरीज है, शंट है, कंपाउंड मोटर, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है वो भी हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो डीसी मोटर के अनुप्रयोग है एप्लीकेशंस ऑफ डीसी मोटर। किसी कार्य विशेष के लिए डीसी मोटर का चयन करते समय निम्न बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। गति, टार्क विशेषता, गति नियंत्रण सीमा, स्टार्टिंग टार्क एवं स्टार्टिंग करंट, अनुरक्षण वेग कम, मध्यम या उच्च और प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। तो देखिए साथियों, इसमें बताया गया है जो सीरीज मोटर होती है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो देखिए उच्च स्टार्टिंग टार्क के कारण इसका उपयोग भारी कार्यों में किया जाता है, जैसे कि रेलवे इंजन, खदानों के उत्तोलक, लगातार कन्वेयर, है ना, क्रेन, रोलिंग मिल, धात्विक उपयोग हेतु सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। अब भैया बात आती है शंट मोटर की, तो शंट मोटर में देखिएगा, स्थिर गति विशेषता के कारण इसका टार्क करंट के अनुसार परिवर्तित होता है, अतः इसका उपयोग स्थिर गति वाली शाफ्ट को चलाने में किया जाता है, जैसे कि लेद, नियत गति, सेंट्रीफ्यूगल पंप, पंखे, लकड़ी कार्य की मशीनें, रेसिप्रोकेटिव पंप, लॉन्ड्री, वॉशिंग मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडर, छोटी प्रिंटिंग प्रेस, कागज निर्माण मशीन, धातु काटने की मशीन, पावर सा आदि में, ठीक है। अब देखते साथियों कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर का, तो अति उच्च स्टार्टिंग टार्क और लोड के अनुसार स्वयं समायोजित होने वाली गति विशेषता के कारण इसका उपयोग कंप्रेसर, प्रेशर ब्लोअर, दरवाजा उत्तोलक, वृत्तीय सा, रोलिंग मिल, यात्री उत्तोलक, एलिवेटर या भार उत्तोलक आदि में किया जाता है। तो ये जो साथी एलिवेटर वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये पूरे आपने देख ली इनका यूज़। अब देखते लास्ट जो मोटर है भैया, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। निम्न स्टार्टिंग टार्क या स्थिर गति विशेषता, परंतु शून्य शून्य लोड पर अत्यधिक उच्च गति की विशेषता के कारण इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है, ठीक है। तो ये साथियों आज की अपनी जो मोटर थी, मोटर क्या होती है, मोटर की डेफिनेशन तथा मोटर कितने प्रकार की होती है, वो सब आपने इसमें देखा इस वीडियो में, ठीक है। तो आई होप कि साथ ही ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।